नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट और आज इसका 16 टेस्ट था। उम्मीद है आप सबका टेस्ट अच्छा हुआ होगा। तो आइए सेशन स्टार्ट करें। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो इंसुलिन डिपेंडेंट ये GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4 ये सभी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हैं, बट इंसुलिन डिपेंडेंट जो है ये फोर्थ वाला, ये इंसुलिन डिपेंडेंट है। सिचुएटेड है मसल सेल्स पे और एडिपोसाइट्स पे मेनली। ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 91 का फोर्थ। पेज नंबर है ये 101 109 NCERT 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। अगर हेड इसका कॉकरोच का रिमूव भी कर दिया जाए तो कॉकरोच कुछ दिन तक जीवित रहेगा। हेड होल्ड्स ए स्मॉल proportion of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. Head holds 1/3 of nervous system while the rest is situated along the dorsal part of its body. तो डॉर्सल पार्ट में है ही नहीं और 1/3 भी नहीं है यहाँ पर हेड में, गलत है। सुप्राइसोफेजियल आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट। सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया यहाँ पर ब्रेन का काम करता है और ये इम्पल्सेस रिसीव करेगा माउथ पार्ट से, एंटेना से और आईज से, और इनकी प्रोसेसिंग भी यहीं पर होगी। और जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं वो रेगुलेट होती हैं थोरैसिक और एब्डोमिनल गैंग्लिया से। थोरैसिक एंड एब्डोमिनल गैंग्लिया। तो बेसिक एक्टिविटीज़ जो होंगी जैसे कार्डियक एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी, ये यहाँ पर काम करती रहती हैं हेड के रिमूव होने के बाद भी, इसलिए ये जीवित रहेगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 92 का फर्स्ट, ओल्ड NCERT से है 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, ligation of foreign DNA at which of the following site will result in loss of tetracycline resistance of PBr322। तो PBr322 अगर देखें तो ये प्लाज्मिड बॉलिवर और रॉड्रिग्स ने इसे बनाया था। यहाँ पर इधर ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस, और यहाँ पर रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, और ये ओराइसाइट। यहाँ पर है ये इको R1, यहाँ पर क्लेवन, कैरियोफेनल लैक्टम 1, और यहाँ पर हिंड D3। यहाँ पर होगा PVU1 या अदर PST1 का रिस्ट्रिक्शन साइट, और यहाँ पर BAM-H1 और SEL1, और यहाँ पर है PVU2। तो इसमें पूछा गया है फॉरेन DNA एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ये है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में जब हम फॉरेन जीन इंसर्ट करेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी क्योंकि सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इंसर्शन होगा तो BAM-H1 या SEL1। तो करेक्ट आंसर हुआ फोर्थ 93 का। NCERT 2 पेज नंबर 169 पर ये दिया हुआ है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 94, इन टिश्यू कल्चर विच ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड। तो टिश्यू कल्चर में जब ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, मॉर्फोजेनेसिस होगी, तो ऑर्गन या टिश्यू का जो फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशियो पर। इफ ऑक्सिन इज मोर देन साइटोकाइनिन, तो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट। और अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा है ऑक्सिन से, इफ साइटोकाइनिन इज मोर देन ऑक्सिन, तो ये शूट फॉर्मेशन, क्योंकि ऑक्सिन जो है ये रूट फॉर्मेशन के लिए है, साइटोकाइनिन ये शूट फॉर्मेशन के लिए। और ऑक्सिन और साइटोकाइनिन अगर बराबर हैं तो ये कैलस के फॉर्म में ही रहेगा। कैलस क्या है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो यहाँ पर ऑक्सिन साइटोकाइनिन बोथ 1 एंड 2, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। दोनों की ही जरूरत पड़ेगी, विच दे एक्ट एज ग्रोथ रेगुलेटर। पेज नंबर 178 से है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑक्सिन, एथिलीन, जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन इज फॉर पार्थेनोकार्पी, ये टोमेटो में पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करेगा। पार्थेनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट या फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एथिलीन, एथिलीन इज फॉर promoting senescence of leaves and flowers, inhibition of seed germination। तो एब्सिसिक एसिड होगा इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन के लिए, एथिलीन होगा फॉर प्रमोटिंग सेनेसेंस ऑफ लीव्स एंड फ्लावर, एंड जिब्रेलिन इज फॉर बोल्टिंग। बोल्टिंग में क्या होता है? इंटरनोड इलोंगेशन होगा जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, और रोजेट हैबिट वाले प्लांट्स में होता है। रोजेट हैबिट में बंच ऑफ लीव्स, जैसे रोज के पेटल्स एक जगह पर इकट्ठे होते हैं वैसे ही इकट्ठे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट इंटरनोड्स हैं। और जब जिब्रेलिन यूज करेंगे तो ये इंटरनोडल इलोंगेशन कर देगा, और ये फ्लावरिंग से जस्ट पहले होगा। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी इज सेकंड एंड डी इज थर्ड। 95 इज फर्स्ट। पेज नंबर 175, 176 and 177। Which of the following diagram is related with human population represent stable population? तो स्टेबल पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो होगी वो रिप्रोडक्टिव के बराबर। तो यहाँ पर ये वाला जो है सेकंड, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और ये प्री रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ये अनशेप, ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। पेज नंबर 192 से, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में शेप होगा ट्रायंगल, यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होती है, प्री रिप्रोडक्टिव इज मोर देन रिप्रोडक्टिव। एक्सपेंडिंग, यहाँ पर ये बेल शेप।
यहाँ पर प्री इज इक्वल टू रिप्रोडक्टिव, और डिक्लाइनिंग यहाँ पर प्री इज लेस देन रिप्रोडक्टिव। और इसका शेप होगा आन शेप, सुराही जैसा, बीच में फूला और ऊपर और नीचे पतला। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 97, ग्रीन एल्गी, यहाँ पर स्टोर्ड फूड दिया हुआ है। ग्रीन एल्गी में स्टार्च प्लस ऑयल ड्रॉपलेट्स। ब्राउन एल्गी, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा, एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए। जिम्नोस्पर्म में अडाप्टेशंस। तो ये सही है। ए इज सेकंड, बी इज थर्ड, सी इज फर्स्ट एंड डी इज फोर्थ। करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। पेज नंबर था इसका 27 to 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, द केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर्स। तो केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस जो थी ये पीटर मिशेल ने दी थी एटीपी के सिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है। तो क्लोरोप्लास्ट में थैलाकॉइड का ल्यूमिन, यहाँ पर एचाइन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। यहाँ एचाइन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। स्ट्रोमा साइड कम होगा तो ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन पंप, अभी एचाइन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए पहले यहाँ पर अंदर की तरफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, एक रीज़न ये है। दूसरा होगा यहाँ पर प्रोटॉन पंप, ये स्ट्रोमा साइड से एचाइन को लेकर के रिलीज करता है ल्यूमिन में, तो ये प्रोटॉन पंप। और तीसरा रीज़न है यहाँ पर NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज जो है NADP प्लस, ये एचाइन के स्ट्रोमा साइड से लेगा और कन्वर्ट कर देगा NADP H+ आयन में। तो ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है। तो प्रोटॉन पंप, ये प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन प्लस ATP सिंथेज। अब ATP का प्रोडक्शन जो होता है ये ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल, ये इसका ब्रेकडाउन की वजह से। ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन ये मूवमेंट होगा CFO CF1 के थ्रू। CF1 जो होता है ये प्रोट्रूडिंग होगा स्ट्रोमा साइड में, CFO जो है ये एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में। एचाइन जब इसके थ्रू पास होगा तब ये एक्टिवेट हो जाता है ATP सिंथेज, इसकी एक्टिविटी होगी CF1 में। इसके दो कंपोनेंट हैं CFO और CF1। तो मेम्ब्रेन भी चाहिए, ATP सिंथेज भी चाहिए। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल। पेज नंबर है ये 142। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, पेरिस्पर्म इज। तो पेरिस्पर्म क्या है? रेमिनेंट ऑफ परसिस्टेंट न्यूसेलस। और इसमें प्लॉइडी होगी 2N। एग्जाम्पल्स हैं इसके बीट, ब्लैक पेपर एंड कैस्टर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रेमिनेंट, स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड टिश्यू, क्योंकि न्यूसेलस है। न्यूसेलस ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल,
न्यूसेलस की ही बनी होती है, और ये स्पोरोफिटिक भी है, डिप्लॉयड भी है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑल। 99 इज फोर्थ। NCERT 2 पेज नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 100। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को ही बोला जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे ड्रोसोफिला का जेनेटिक्स में यूज है, उसी तरीके से न्यूरोस्पोरा का प्लांट किंगडम में। तो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रोफिक, तो ये ठीक है, मल्टी सेलुलर भी है, हेट्रोट्रोफिक है। और ट्राइकोडर्मा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स तो है ये, बट यूनिसेलुलर नहीं है। ट्राइकोडर्मा मेंबर होगा ड्यूक्रोमाइसिटीज का। इम्परफेक्ट फंजाई। परफेक्ट स्टेज यहाँ पर एब्सेंट है। डेस्मिड्स। डेस्मिड्स मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोफिक, तो ये ऑटोट्रोफिक हैं, ये तो सही है। गोल्डन एल्गी हैं, क्राइसोफाइट्स के मेंबर हैं ये डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट्स, और ये प्रोटिस्ट हैं, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो मल्टी सेलुलर वर्ड यहाँ पर गलत दिया हुआ है। यू बैक्टीरिया, यू का मतलब ही होता है ट्रू, तो ये फॉल्स बैक्टीरिया गलत है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 100 का फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 101। बाइकार्पेलरी सिंक कार्पस कंडीशन। तो गाइनोशियम बाइकार्पेलरी, ओवरीफ्यूज्ड और सुपीरियर, ये किस में है? ब्रासिका। ब्रासिकेसी मेंबर है ये, फैमिली ब्रासिकेसी का। गुलमोहर सोयाबीन सेसवेनिया, तो यहाँ पर सेसवेनिया सोयाबीन, इन सब में मोनोकार्पेलरी कंडीशन। तो 101 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। एनएमसी के सिलेबस में ये जो एक्स्ट्रा फैमिलीज दी हुई है, वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। Western Ghats have a large number of plant and animal species that are not found anywhere else. Which of the following terms will you use to notify such species? तो वेस्टर्न घाट रीजन्स, ये प्लांट और एनिमल स्पीसीज जो सिर्फ यहीं पर हैं, इनके लिए वर्ड यूज किया जाएगा एंडेमिक। एंडेमिज्म मतलब कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर रीजन, जो सिर्फ उस पर्टिकुलर रीजन में ही सीमित हो। कन्फाइंड टू दैट पर्टिकुलर रीजन and not found anywhere else। जो कहीं और ना पाई जाए, तो इनके लिए बोला जाएगा एंडेमिक। कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज जो होती हैं, ये इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इकोसिस्टम प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, फंक्शनिंग प्रॉपर रहे। जैसे टॉप प्रेडेटर टाइगर, ये प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करेगा। और बी हो गई, ये क्या है? ये कीस्टोन स्पीसीज, इनका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है। ऑन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इनका जो रिलेटिव अबंडेंस है उससे रिलेटेड नहीं है, और ना ही इनके बायोमास से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट, एंडेमिक। वल्नरेबल एंड थ्रेटेंड, ये वो स्पीसीज हैं जो रिस्क पर हैं, स्पीसीज एट रिस्क। रेड डेटा बुक में ये दी हुई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 102 का फर्स्ट।
पेज नंबर 224. Now next, 103rd. Cells of this tissue are living and show angular wall thickening. They also provide mechanical support. The tissue is, तो यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट, लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट जो है कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा भी है बट ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है कोलेनकाइमा. यहाँ पे कॉर्नर्स पर डिपोजिशन भी है. सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन. ये यहाँ पर डिपोजिशन है. तो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 104. मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम बिलो. क्यूटिकल, क्यूटिकल जो है ये वैक्सी लेयर है. बुलिफॉर्म सेल्स, ये एम्प्टी कलरलेस सेल्स हैं और ये प्रेजेंट हैं एडेक्सियल सरफेस पर मोनोकॉट लीफ में, और इनका काम है वाटर लॉस को कम करना, वाटर लॉस को रेगुलेट करते हैं. फ्लैसिड कंडीशन अगर होगी तब सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, और अगर ये टर्जिड है बुलिफॉर्म सेल्स तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा. तो फ्लैसिड कंडीशन में ये वाटर लॉस को कम करेगी. वाटर स्ट्रेस की कंडीशन. स्टोमेटा, स्टोमेटा में गार्ड सेल्स डम्बल शेप्ड भी है और बीन शेप्ड भी. डम्बल शेप्ड है ये मोनोकॉट लीफ में, और बीन शेप्ड है ये डाइकॉट लीफ में. एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सिंगल लेयर है विद लिटिल साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म यहाँ पर कम है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. आउटर मोस्ट लेयर होगी, यूजली सिंगल लेयर्ड है, प्रोटेक्शन इसका फंक्शन है, विद लिटिल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. तो करेक्ट आंसर हुआ ए का थर्ड, बी का यहाँ पर फोर्थ, सी इज फर्स्ट एंड डी इज सेकेंड. करेक्ट आंसर 104 का फर्स्ट. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 105. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी. तो ये बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ दी हुई है. फिशेज 28,000 स्पीसीज, बीटल्स 3 लाख स्पीसीज सही है, ऑर्किड्स नियरली 20,000 स्पीसीज, एंड एंड्स, एंड्स की मोर देन 20,000 स्पीसीज. तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था. जो द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच. तो करेक्ट मैच हो जाएगा ए बी सी. 105 इज फर्स्ट. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पेज नंबर था इसका 216. वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज कंपोजिशन एज फॉलोज. यहाँ पर 15% ए है और इसमें 15% टी भी है, 40% जी है और 30% सी है. तो यहाँ पे अरविंद चरगाफ रूल जो है, बेस कॉम्प्लीमेंटेरिटी का रूल, अरविंद चरगाफ, इसके अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू टी और जी का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो साइटोसिन के बराबर, या नंबर ऑफ प्यूरिन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ pyrimidines. तो जितना ए है दूसरे स्टैंड में उतना ही क्या होगा टी, 15% टी. जितना टी है उतना ही यहाँ पर ए, तो 15% ए. 40% जी है तो यहाँ पर 40% साइटोसिन. यहाँ पर 30% साइटोसिन है तो यहाँ पर 30%
ग्वानिन। तो करेक्ट आंसर हुआ 15% टी, 15% ए, 30% जी एंड 40% सी। ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में। 106 इज फर्स्ट। पेज नंबर है ये 82। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, सेक्रेड ग्रुप्स। ये इन सीटू कंजर्वेशन सेक्रेड ग्रुप्स का एग्जाम्पल है खासी एंड जैंशिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, और इसके अलावा सरगुजा, चंदा, बस्तर, ये सब मध्य प्रदेश में। तो ये इन सीटू कंजर्वेशन। जोलॉजिकल पार्क, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। एक्स सीटू में ऑफ साइट कंजर्व करते हैं, इन सीटू में जहाँ है वहीं पर ऑन साइट कंजर्वेशन है। नाइल पर्च, नाइल पर्च ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ईस्ट अफ्रीका में लेक विक्टोरिया में इसको रिलीज किया गया था, एंड इट लेड टू द extinction of kitchlet fishes. Amazon forest, release of large quantity of oxygen, lungs of earth planet भी बोलते हैं इनको। 20% ऑफ ऑक्सीजन टोटल अर्थ का यहीं से है, तो लंग्स ऑफ अर्थ प्लैनेट। A is fourth, B is third, C is first and D is second. आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। Now we move to next question, question number 108। पेज नंबर है ये 224, 225। A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species as। तो सोमैटिक सेल में पूछा जा रहा है जस्ट आफ्टर एस फेज, और किसके कंपैरिजन में, तो ये गैमीट सेल के कंपैरिजन में। तो गैमीट में प्लॉइडी होती है एन गैमीट सेल में, और डीएनए कंटेंट होता है सी। जब जाइगोट बनेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2n और 2c। इसके बाद यहाँ पर इंटरफेस, तो G1S G2, G1S G2। तो G1 में प्लॉइडी तो वही रहेगी, S में भी प्लॉइडी वही, G2 में भी प्लॉइडी सेम 2n। डीएनए कंटेंट जो है G1 में 2c, बट S फेज में हो जाएगा 4c। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए। तो ये यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में ही सही दिया हुआ है। यहाँ पर गैमीट में n, तो यहाँ पर ये हो गया जस्ट आफ्टर एस फेज, इसमें 2n होगा डिप्लॉयड। और डीएनए कंटेंट अगर देखें तो डीएनए कंटेंट जस्ट आफ्टर एस फेज हो जाता है 4c। तो यहाँ पर था c उसका 4 गुना, जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो 108 का करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 1, 121 and 122। Based on the source of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain that is known as their, तो इसे बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। स्टैंडिंग स्टेट जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जितने प्रेजेंट हैं इन द सॉइल एट ए गिवन टाइम। स्टैंडिंग क्रॉप लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ 109 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 2 पेज नंबर 210। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो यहाँ पर 110 का करेक्ट आंसर जो है, इसमें मैचिंग सामने दी हुई है। फेडरिक मेशर, इन्होंने डीएनए सबसे पहले देखा था और इसे न्यूक्लिन टर्म दिया था।
वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। और ये डेटा इनको प्रोवाइड किया था मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। नाइनटीन 1928 में ग्रिफिथ्स ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था और 1952 हर्शे एंड चेज ने अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो मैचिंग यहाँ पर सामने ही है, A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. Now we move to next question. पेज नंबर है ये 81 to 88. What is the maximum length of eucalyptus plant? तो यूकेलिप्टस अप टू 100 मीटर्स के आसपास, तो ओवर 100 मीटर्स, 111. पेज नंबर ये 34 से लिया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 112. In angiosperm, pollen grain is developed in anther of stamen. Select the correct option. तो स्टमेन में दो पार्ट हैं, एक है ये एंथर और एक फिलामेंट. एंथर का अगर कट सेक्शन देखें तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, टेट्रागोनल है. यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर्स पर, और यहीं पर ही माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू से, स्पोर मदर सेल और पॉलन मदर सेल, और यहाँ पर फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन. तो पॉलन ग्रेन इज डेवलप्ड इन एंथर ऑफ स्टमेन. सेलेक्ट द करेक्ट. स्पोरोफाइट डेवलप विद इन स्पोरोफाइट. तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यह पूरा स्ट्रक्चर जो एंथर का है, ये सब स्पोरोफाइट. और स्पोरोफाइट में माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, द स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोरोजिनस टिश्यू की जितनी भी सेल्स हैं, दे आर ऑल पोटेंशियल पॉलन मदर सेल्स. ये पॉलन मदर सेल, या इन्हीं को बोला जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल. ये पॉलन मदर सेल, इसमें होगा मियोसिस और बनते हैं माइक्रोस्पोर्स, और माइक्रोस्पोर्स ही फिर पॉलन ग्रेन में चेंज होंगे. तो पॉलन ग्रेन क्या हो गया, ये मेल गैमेटोफाइट. ये मेल गैमेटोफाइट, और ये जो है ये स्पोरोफिटिक टिश्यू का पार्ट है. तो गैमेटोफाइट डेवलप विद इन स्पोरोफाइट. करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सेकंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पेज नंबर था ये 4 to 7. 113. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हैं. इसके बाद जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो लिंडमैन्स रूल के अकॉर्डिंग ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर होगी, प्रोड्यूसर लेवल पर. उसके ऊपर फिर लगातार घटती जाएगी. जब T1 से T2 पे जाएंगे तो सिर्फ 10%, और इसका फिर 10% T3 पे जाएगा. तो सबसे पहले यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स, ये फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद यहाँ पर आते हैं जू प्लैंक्टन्स, जो इन पे फीड करते हैं. जू प्लैंक्टन्स पे फिर स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश से फिर लार्ज फिश. ये है यहाँ पर फूड चेन. तो प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ फाइटोप्लैंक्टन्स का. तो 113 इज करेक्ट सेकंड. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. NCERT 206 to 211. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड. तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड जिसमें वेरिएबल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन. तो अमाइनो ग्रुप इधर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर, और ये जो वेरिएबल ग्रुप है, अगर ये हाइड्रोजन है तो ये सिंपलेस्ट, और ये होता है ग्लाइसिन, और इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव.
बाकी सारे अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? ए कायरल कारण बन के कारण। बाकी सारे अमाइनो एसिड्स में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल जिसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, तो यहाँ पर सेम हो गया, इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ग्लाइसिन। पेज नंबर 107। नेक्स्ट 115, plants adapted to low light intensity, larger photosynthetic unit size than the sun plants। तो सन प्लांट्स और जो लार्जर फोटोसिंथेटिक जो लो लाइट इंटेंसिटी में ग्रो कर रहे हैं, तो यहाँ पर लार्जर फोटोसिंथेटिक यूनिट साइज क्यों है? ताकि ज़्यादा सनलाइट कैप्चर की जा सके, टू कैप्चर मोर सनलाइट। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 115 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 149 150। द फर्स्ट फेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल सेल। तो ग्लूकोज से यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन शुरुआत होगी, ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुविक एसिड फिर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पायरुविक एसिड यहाँ पर लिंक रिएक्शन में जाएगा, लिंक रिएक्शन से यहाँ पर बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और फिर ये जाएगा TCA साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में, और फाइनली फिर ETS के थ्रू यहाँ जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स बनते हैं FADH2 NAD2H, उनका यूटिलाइजेशन होगा। और अगर ऑक्सीजन अनअवेलेबल है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन वर्ड यूज़ किया जाएगा लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये ह्यूमंस में भी होगा, जैसे स्केलेटल मसल्स में। तो फर्मेंटेशन, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ETS। तो यहाँ पे पहला स्टेप हुआ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब शुगर और लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, दिस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। 116 करेक्ट आंसर इज थर्ड, और इसी को बोलते हैं एम्डेन मेयरहाफ पार्नेस पाथवे, EMP पाथवे। और ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर है? साइटोप्लाज्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द। तो ये स्पर्म में मेल गैमीट में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए टर्म यूज किया जाएगा। ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में होगा, और ये यहाँ पर मेल गैमीट के लिए फंक्शनल मैचुरेशन स्टेप है, फाइनल मैचुरेशन, फंक्शनल मैचुरेशन। तो करेक्ट आंसर इज स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट्स में चेंज होंगे बिफोर फर्टिलाइजेशन, और इसमें हेल्प करते हैं यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के सिक्रीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 to 37। नेक्स्ट, ए वुमन हैज एन X-linked condition, one of her X chromosome, this chromosome can be inherited by। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस माना जाए तो ये X-linked कंडीशन, एक यहाँ पर X क्रोमोसोम अफेक्टेड है, अब ये यहाँ पर सन में भी जा सकता है या फिर डॉटर में भी जा सकता है क्रोमोसोम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बोथ सन्स एंड डॉटर्स। 118 इज फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन ह्यूमंस इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और लिंकेज। तो यहाँ पर एथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस RH नेगेटिव मदर
और RH पॉजिटिव फादर, यहाँ पर अगर फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव है तो ये सेंसिटाइजेशन करेगा मदर का, और फिर फर्दर प्रेगनेंसीज जब होंगी तो इसमें आरबीसी की डेथ होगी, फीटल आरबीसीज की। एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, डाउन सिंड्रोम 44 ऑटोसोम्स प्लस XO कंडीशन, ये गलत है। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है और वो 21st ऑटोसोमल क्रोमोसोम की, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 47। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होगा तो ये XXY, ये सही दिया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस वाई लिंक्ड, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये X लिंक्ड रिसेसिव है। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। Which cranial meninges is in contact with the brain tissue? तो ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड, पायामेटर, ये आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स, और पायामेटर जो होता है ये ब्रेन से एकदम चिपकी हुई लेयर है। तो करेक्ट आंसर इज पायामेटर। यहाँ पर सब अरेक्नॉइड स्पेस होगी जिसमें CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये स्पेस कहलाती है सबड्यूरल। यहाँ एपिड्यूरल स्पेस एब्सेंट होगी क्योंकि ड्यूरा मैटर जो है ये स्कल के साथ एकदम चिपका हुआ होता है, जिस तरह से पायामेटर जो है वो ब्रेन के साथ चिपका है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ थर्ड। NCERT 1 पेज नंबर 235। Select the incorrect match: hemozoin, toxic substance, vector, disease transmitting agent, टाइफाइड नॉन इन्फेक्शियस, कॉमन कोल्ड, इन्फेक्शियस डिजीज। तो यहाँ पर टाइफाइड नॉन इन्फेक्शियस ये गलत है, ये कम्युनिकेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होगी, बट डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं, ये ट्रांसफ़र होता है फीकल ओरल रूट या फिर कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर। और टाइफाइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है? विडाल टेस्ट। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर हो गया थर्ड, 121। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। पेज नंबर है ये 132 134। सेलेक्ट द ऑड कॉपर D, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, जिफ्ट। तो ये मेथड है ART का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, IVF का पार्ट है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का। इसमें दो हैं, एक है जिफ्ट और दूसरा है IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। तो इसमें जिफ्ट में जाइगोट का या फिर एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स स्टेज का। इसका तो करेक्ट हुआ यहाँ पर 122 इज फोर्थ। पेज नंबर है ये 44 एंड 45। सेलेक्ट द डोमिनेंट डिजीज: मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया। तो डोमिनेंट ये सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न, और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो यहाँ पे करेक्ट हुआ ओनली ए, डोमिनेंट डिजीज पूछी गई है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 टू 75 NCERT 2 से था। स्मॉल टी मेट्स विद कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल टी। तो यहाँ पर कैमिट्स एक ही टाइप के, यहाँ पर दो टाइप का, कैपिटल T स्मॉल टी। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल T स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, मतलब
यहाँ पर 50% जो होंगे वो रिसेसिव। तो 124 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। पेज नंबर इसका 55 टू 59। तो ये टेस्ट क्रॉस के जैसा ही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर में एक्स ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, मेल हेट्रोगेमिटी का एग्जाम्पल है ये। मतलब मेल जो है वो 2 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये सेक्स क्रोमोसोम में एक सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, ऑटोसोम्स का पेयर होगा। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर 2 तरीके के गैमीट बनेंगे, एक ऑटोसोम्स के साथ एक्स क्रोमोसोम वाला और एक ऑटोसोम के साथ विदाउट एनी एक्स क्रोमोसोम। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमिटी सही दिया हुआ है। मेल प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स आइदर विद और विदाउट एक्स क्रोमोसोम, ये भी ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, गलत हो गया। फीमेल्स जो होती हैं वो होमोगैमीट हैं, ये ऑटोसोम्स के साथ वहाँ पर होगा एक्स एक्स। तो जब गैमीट्स बनेंगे तो वो एक ही टाइप के होंगे, तो ये गलत है ये। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर वेरी करेंगे, यहाँ पर एक सेक्स क्रोमोसोम कम होगा मेल में। ऑल एग्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम्स, तो सही है, एक ही टाइप के गैमीट्स बनाती है फीमेल, और ये इसमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम सभी में प्रेजेंट होगा। जबकि यहाँ पर एक एडिशनल एक्स 50% में प्रेजेंट है और 50% में ये एब्सेंट होगा। तो ये सही है, ये सही है। ओनली सी इज इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो ए बी एंड डी फर्स्ट। 125। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 70 to 71. Few statements with regard to sexual reproduction are given below. Sexual reproduction does not always require 2 individuals. तो sexual reproduction will, ये तो सही है, ये सिंगल इंडिविजुअल में भी हो सकता है, डबल इंडिविजुअल्स यूजुअली रिक्वायर्ड है बट नॉट ऑलवेज। जैसे यहाँ पर टीनिया, ये हर्माफ्रोडाइट है बट यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मेल और फीमेल गैमेट्स एक ही सेगमेंट में प्रेजेंट है, फ्यूजन भी होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन, ये मस्ट है, गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूजन। मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेवर गलत दिया हुआ है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल, गलत, ये एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी। तो 1 and 2 ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, आंसर होगा यहाँ पर सेकंड। 126। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127। आरएनए, आरएनए क्या है, ये पॉलीमर, राइबो न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीमर। इंसुलिन, इंसुलिन ये पॉलीमर हार्मोन पेप्टाइड चेन है। एडेनिलिक एसिड, एडेनिलिक एसिड ये न्यूक्लियोटाइड है, मोनोमर है। ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड ये अमाइनो एसिड है, एसिडिक अमाइनो एसिड, तो ये पॉलीमर नहीं मोनोमर हुआ। इनकरेक्ट मैच होगा 127 का फोर्थ। 106 to 109। नाउ क्वेश्चन नंबर 128। सेलेक्ट द ऑड फॉर कॉकरोच। तो कॉकरोच के लिए ये सब दिया हुआ है, माउथ पार्ट्स, मैंडिबल, मैग्जिला, लैब्रम। लैब्रम इज अपर लिप, लेबियम इज लोअर लिप, मैग्जिला, मैंडिबल, मैंडिबल में ग्राइंडिंग और इंसाइजिंग दोनों पार्ट है। स्पर्म यहाँ पर मेल गैमीट, तो ये ऑड हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया 128 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड एनसीईआरटी 1। इन प्रेग्नेंट वुमेन हार्ट इज फॉर्म्ड इन डेवलपिंग फीटस। तो हार्ट का फॉर्मेशन होता है फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ में इसमें लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन, थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम्स,
फिर 5th मंथ में फर्स्ट फीटल मूवमेंट, प्लस फाइन हेयर्स ऑन द हेड, और 6th मंथ यहाँ पर आईलिड्स सेपरेट, आईलैशेस फॉर्म्ड, और इसके बाद यहाँ पर फाइन हेयर्स ऑल ओवर द बॉडी। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड 129। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 38। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी है मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस में जो कैंसरस सेल्स होती हैं ये डिसलॉज होकर के अलग होकर के डिस्टेंट साइट पे पहुंचेंगी और वहाँ पर भी ये ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगी। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाएगा मेटास्टेसिस। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स से रिलेटेड है। अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स। तो ए का हो गया यहाँ पर थर्ड, बी का फोर्थ, और सी हो गया सेकंड, एंड डी इज फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर है 130 इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 142, 142, 131, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये इसकी खोज की है एलेक जेफरीज ने। न्यूमोकॉकस, न्यूमोकॉकस का यूज़ किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। ई कोलाई एंड बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज जो ये यूज़ किया गया है अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। ई कोलाई, मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन एस्टाल। ए का हो गया फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। करेक्ट आंसर हुआ सेकंड 131। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 132, the transfer of genetic material from one bacterium to another through the mediation of a viral vector is termed as, genetic material from one bacterium to another वायरल वेक्टर। तो बैक्टीरिया में सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं। और ये 3 मेथड्स हैं इसके। पहला है यहाँ पर ट्रांसडक्शन, दूसरा कॉन्जुगेशन, और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसडक्शन जो होता है ये बैक्टीरियोफेज वायरस की मदद से बैक्टीरिया पे अटैक करता है वायरस, और उसके बाद किसी दूसरे बैक्टीरिया को, तो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। ये कॉन्जुगेशन मेथड, कॉन्जुगेशन जो होता है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू होगा। एफ पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होगा वो बनाएगा और इसमें पिलाई हेल्प करेंगे, इनको बोलते हैं सेक्स पिलाई। ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट था तो उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है वायरस के थ्रू बैक्टीरियोफेज, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2 169, 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू ए सिंगल टेक्सोनॉमिक ग्रुप। तो यहाँ पे कटल फिश हो गया सीपिया, ये मोलस्का का मेंबर। जेली फिश और इलिया, ये हो गया हमारा सीलेंट्रेटा। सिल्वर फिश लेपिज्मा, ये हो गया ये क्लास इंसेक्टा ऑर्थोपोडा। डॉग फिश ये स्कोलियोडॉन।
ये हो गया हमारा कॉन्ड्रेक्थिस। स्टारफिश, ये हो गया इकाइनोडर्मेटा, तो ये गलत है। बैट, पिजन, बटरफ्लाई, ये एव्स, ये वर्टिब्रेट्स। बटरफ्लाई ये इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा है, तो ये भी यहाँ पे गलत। मंकी, चिंपैंजी, मैन, ये यहाँ पर सही है। सिल्कवर्म, टेपवर्म, अर्थवर्म। सिल्कवर्म, टेपवर्म, अर्थवर्म। अर्थवर्म ये एनेलिडा, सिल्कवर्म ये ऑर्थोपोडा, और टेपवर्म प्लेटिहेल्मिन्थेस, तो ये भी डिफरेंट ग्रुप्स। मंकी, चिंपैंजी, मैन, ये सारे प्राइमेट्स। तो करेक्ट आंसर होगा 133 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच फॉर्म्ड एलिमेंट हीमोग्लोबिन एब्सेंट? तो हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट इन न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स। हीमोग्लोबिन एब्सेंट, तो हीमोग्लोबिन इन सभी में एब्सेंट है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135. Which of the following cells does not exhibit phagocytic activity? तो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये सब फैगोसिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। बेसोफिल्स केमिकल रिलीज करेंगे, हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। सेरोटोनिन यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, हिस्टामिन ये प्रो इन्फ्लेमेटरी, और ये वैसो डायलेटर भी है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, और हेपेरिन ये नेचुरल एंटीकोआगुलेंट। तो करेक्ट आंसर डज नॉट एग्जिबिट बेसोफिल। 135 इज थर्ड। पेज नंबर है ये 194 to 195. So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूँ यूट्यूब पर पेपर डिस्कशन का सेशन। और आज हम लोग का पेपर है ऑल इंडिया फुल सिलेबस टेस्ट का, ये 16वां टेस्ट है, जो कि 6 नवंबर 2024-25 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ। पेपर काफ़ी ठीक था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पेपर को डिस्कस करने वाले हमारे सीन साथी डॉक्टर शैलेंद्र सर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 91 से 135 की जर्नी आपके साथ की। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 से 180 तक की जर्नी आप लोग मेरे साथ करेंगे। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओव्यूल पार्ट्स इन। आप देखिए आपकी किताब में ओव्यूल का डायग्राम बना हुआ है, और उसमें आज आप देखेंगे ध्यान से ना, तो सबसे छोटा सा देखिए अंदर आपका ये एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। फिर देखिए ये इनर इंटेगुमेंट है, फिर आउटर इंटेगुमेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये न्यूक्लियस है, फिर इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। तो आप क्या करेंगे, अगर इस पूरे को मैं ओव्यूल मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं ये ओव्यूल मान रहा हूँ, तो मैं सबसे अंदर तो यही मानूंगा ना कि एम्ब्रियो सैक है। उसके बाद इसको प्रोटेक्शन देने के न्यूक्लियस, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, ठीक। और देखिए कमाल की बात, इस एम्ब्रियो सैक में भी सबसे अंदर क्या होगा, एग होगा। तो अगर आप इनर मोस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो एग ही आएगा, ठीक। उसके बाद वो एम्ब्रियो सैक में होगा, न्यूक्लियस होगा, इंटेगुमेंट होगा। दैट इज सेकंड आंसर। और ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर का है, आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होगा, फिर न्यूक्लियस होगा, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। तो इस अब एम्ब्रियो सैक तो है, उसके अंदर भी एग है, तो जाहिर सी बात सबसे अंदर क्या होगा, एग होगा। सेकंड आंसर। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। अब देखिए लिखा चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बर्ड मैमल में, रेप्टाइल बर्ड मैमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कोलोस्टम में एंटीबॉडी होती है, कौन सी सर, IgA। और फिर लिखा पॉलीस्पर्मिन मैमल इज प्रिवेंटेड। आपको बताया गया था कि एग में आपका एक लेयर होता है जोना पैलुसिडा। इस जोना पैलुसिडा से जब आपका स्पर्म टच करता है तो कुछ ऐसा करता है कि जो बाहर की सेल होती है कोना रेडिएटा, वो बाकी ये अपना ब्लॉक कर देती है, तो बाकी स्पर्म इंटर नहीं करता, केवल एक ही स्पर्म इंटर करता है, जो कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। और पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होने का फायदा ये है कि कई सारे स्पर्म इंटर नहीं करेंगे सेल के अंदर,
ठीक है, तो ये सही है भाई, केमिकल चेंज होता है, ये आप देख सकते हैं। अब लिखा है कि माउला आइडेंटिटी, आपको मालूम था कि जब ये रहा मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट, ठीक, ये दोनों फ्यूज किए, क्या बना, जाइगोट। ठीक, जाइगोट कैसा है सर, सिंगल सेल है। इसके बाद ये क्या बनाएगा सर, मारुला बनाएगा। इसके बाद ये क्या बनाएगा सर, ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। इसके बाद ये क्या बनाएगा सर, ये गैस्ट्रूला बनाएगा। ठीक, तो मैं देख रहा हूँ कि जो मारुला है वो जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच का स्ट्रक्चर है, ब्लास्टोसिस्ट और गैस्ट्रूला के बीच नहीं, ध्यान रखना। और इम्प्लांटेशन नहीं सर, इम्प्लांटेशन के बाद में, क्यों, इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का होता है और आफ्टर पार्टिशन होगा ही नहीं, क्योंकि आफ्टर पार्ट एम्ब्रियो नहीं, पूरा का पूरा चाइल्ड बर्थ होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्या आंसर आ गया, फर्स्ट, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, ये कहा गया कि फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम हमारे देश में दुनिया के सभी देशों में सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुआ, जो कि आपकी किताब में लिखा है 1951, लेकिन क्वेश्चन में कहीं 1951 लिखा नहीं है। आप फिल्मों में पढ़ते थे 70 के दशक में वो हीरो सुपरस्टार था, 80 के दशक में वो सुपरस्टार था, 90 के दशक में, सन 2000 के दशक में, और इस समय क्या चल रहा है, 22वीं सदी, 2025 चल रहा है। इसका मतलब चल रहा है इसमें 22वां डिकेड, 20 डिकेड चल रहा है। मतलब जब आप बोलते हो 19 के 50 का दशक, 1950, मतलब 1950 से स्टार्ट करेंगे और 1960 चलेंगे। आप बोलते हो 1960s के डिकेड में, तो 1960 से चलेंगे और 1970 के, मतलब जिसका नाम पहले होगा, मैं बोलूँ 1950s के 1990 के दशक में, 90 के दशक में, मतलब 90 से लेके 2000, तो इसका मतलब ये आ गया 1950। क्यों, क्योंकि 1951 इसी के बीच में आता है, फर्स्ट आंसर। ठीक, अब देखिए टीआरएनए का स्ट्रक्चर, ये रहा 5 डैच इंड और ये रहा 3 डैच इंड। ठीक, यहाँ से ये घूमा, यहाँ से ये ऐसे बना, और एक वेरिएबल आर्म, और ये चीज़ है, इसे बोलते हैं DHU आर्म, इसे बोलते हैं टी साई आर्म, ये वेरिएबल आर्म है, और ये कोड, ये है आपका एंटी कोडॉन है। ठीक है, ये आपका एंटी कोडॉन आर्म है, और ये होता है आपका एमिनो एसिड एक्सेप्टर इंड। तो कहते हैं कि एमिनो एसिड कहाँ जुड़ती है सर, 3 डैश इंड पे होती है, 5 डैश पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, याद रखिएगा, 5 डैश पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो एक आर्म आपकी हो गई TSU और TC आर्म, DHU आर्म, और वेरिएबल एक छोटी सी आर्म और भी होती, 5वीं, और यहाँ पे एंटी कोडॉन होता है, और इसी का कोडॉन कहाँ होता है, mRNA पर। थर्ड, सेकेंड आंसर, ये आप देख सकते हैं। लिखा है कि एनिमल हस्बेंड्री एंड प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, एनिमल हस्बेंड्री प्लांट ब्रीडिंग, ये आपके स्ट्रेटजी वाले चैप्टर में, जो कि सिलेबस से हट गया है, लेकिन इवोल्यूशन में देखिए एक लाइन लिखी है कि मैन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन करके बहुत सारे ब्रीड डेवलप की है। ठीक, जैसे हमने दो मनचाहा कोई स्पीसीज ली, सिमिलर स्पीसीज की, दो सिमिलर स्पीसीज ए और बी, हमने सिमिलर स्पीसीज ए और ए डैश ले लिया। ठीक, इनको अपनी मनचाहा तरीके से हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराया। तो जो हम करा रहे हैं ये आर्टिफिशियली करा रहे हैं। जैसे आपने कोई ढेर सारे कुत्ते के ब्रीड आपने डेवलप किया, पामेलियन, जर्मन शेफर्ड, ठीक है, बुलडॉग, ये सब के सब ह्यूमन ने डेवलप किया है। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, याद रखिएगा, बाई ह्यूमन होता है, ये बाई ह्यूमन होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। ठीक, देखिए, मैन हैज ब्रेड सेटल प्लांट्स एंड एनिमल फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट, दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए ब्रीड्स बनाए, डॉग्स वगैरह बनाए। अब लिखा है सेट द कैट फ्रॉग के लिए, आपको पता है हाइबरनेशन एस्टिवेशन होता है, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम कोल्ड में ये सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए जाता है हाइबरनेशन एस्टिवेशन में। हाइबरनेशन जाता है एक्सट्रीम कोल्ड में, और एक्सट्रीम जाता है एक्सट्रीम समर कंडीशन में, गर्मी में। ठीक, और इस समय ये कौन सा रेस्पिरेशन करता है सर, वाया स्किन करता है, ये करता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता सर, क्योंकि इनमें लार्वा होता है, तो जाहिर सी बात है इनमें इनडायरेक्ट होगा। नंबर ऑफ डिजिट सेम नहीं होते, फोरलिन और हाइंडलिन में अलग अलग होता है, याद रखिएगा, ये तो आपको पढ़ा ही था। तो ये सेंटेंस सही है। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट वॉल्यूम, इन्हीं को आप पॉई किलो थर्मस कहते हो। इसके लिए क्या टर्म है सर, पॉई किलो थर्म्स। और मोनोसियस नहीं होता सर, डायोसियस, यूनिसेक्स होती है, गलत है, तो मुझे बी गलत दिख रहा है। ठीक है,
और मुझे सी गलत दिख रहा है, मुझे ई गलत दिख रहा है। क्या आंसर आ गया? फोर्थ। अब देखिए सेट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताया गया था कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ इम्यूनिटी लेके पैदा होता है, उसे बोलते हैं आप इन्नेट इम्यूनिटी। इसके 4 प्रकार थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन और आपका सेलुलर। साइटोकाइन जो बैरियर था उसी का एग्जाम्पल था इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन एक प्रकार की प्रोटीन होती है वायरस के ग्रोथ के अगेंस्ट। सपोज दैट ये एक सेल है, इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया, अब ये क्या करेगी? इंटरफेरॉन बनाएगी और बगल वाले सेल को इस वायरस के इस वायरस के फर्दर इन्फेक्शन सराउंडिंग सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो इंटरफेरॉन क्या है? एक प्रकार का एंटीवायरल प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। और दे एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल एंड नेक्रोफिल, ये भी ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ होस्ट सेल टू वायरल इन्फेक्शन। लेकिन इंटरफेरॉन हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो जाहिर सी बात है ये नेचुरल किलर सेल को खत्म नहीं करेगी, क्योंकि नेचुरल किलर सेल वायरस को डायरेक्ट खत्म करता है, याद रखिएगा। तो ए बी सी ही सही है, दैट इज फर्स्ट आंसर। ये आप देख सकते हैं। फिर लिखा है कि गिवन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी पर्सिंग फीचर मोर आर लेस सिमिलर टू पेरेंट्स। ये बात लाइन लिखी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, बुक में देखिए लाइन लिखी हुई है। क्यों? अब यहाँ लिखा फीचर मोर आर लेस सिमिलर। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो जो पेरेंट से प्रोजनी पैदा होगी वो ज़्यादा वेरिएबल होगी, और अगर लिंकेज ज़्यादा होगा तो कम वेरिएबल होगी, इसीलिए मोर आर लेस लिखा है। कभी कभी कुछ क्या होता है, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के एकदम डिक्टो कॉपी जीरोक्स निकल, मतलब लगभग ज़्यादा सिमिलरिटी रखते हैं कलर में, रूप में, साइज में, हाइट में, और कुछ जो होते हैं वो कम रखते हैं, याद रखिएगा। ठीक, और आपको पता है कि ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस मुझे ठीक दिख रहा है। क्या आंसर आ गया? फोर्थ। और ईस्ट आपका यूनिसेलुलर है, हाइड्रा मल्टी सेलुलर है। ठीक है, हाइड्रा एनिमल होता है, सिलेंट्रेटा का मेंबर है, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए डब्ल्यू एस स्टैनले वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया, और इन्होंने कहा कि जो वायरस का क्रिस्टल बना था वो ज़्यादातर उसमें प्रोटीन था। क्यों? क्योंकि जो वायरस की कोट होती है केवल प्रोटीन की बनी होती है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव ईदर सिंगल और डबल। ये बिल्कुल सही है सर। ज़्यादातर प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरस सिंगल स्ट्रैंड है, और एनिमल को करने वाले सिंगल डबल दोनों है। क्यों? आपने पोलियो पढ़ा, आपने एचआईवी पढ़ा, ये सिंगल स्ट्रैंड है। कोविड आपका सिंगल स्टैंड है। तो ये दोनों सेंटेंस आपको ठीक दिख रहा है, फोर्थ आंसर। अब देखिए लिखा एल्गी बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। आपको पता है कि सपोज ये एक पॉन्ड है, यहाँ पे पानी में ये एक पानी है मान लीजिए, एल्गी यहाँ ग्रो कर रही है और ये ऑक्सीजन निकालेगी, तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ाएगी, और इसी डिजॉल्व ऑक्सीजन की वजह से जितनी मछलियाँ हैं, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, ये सर्वाइव करती है। इसीलिए भगवान ने एल्गी को ज़्यादातर पानी में रखा है। आप सोचिए कि अगर आपको ओशियन में, समुद्री जीवों में, इसलिए प्लांट पहले आया, एनिमल बाद में आया, याद रखिएगा। तो सर्वाइवल के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। फिर लगा एल्गी आर ऑफ पैरा अमाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी। क्यों? आपको पता है कि प्रोड्यूसर वो होता है जो अपना फूड खुद बनाता है वाया फोटोसिंथेसिस। तो यही होते हैं, इन्हीं 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 के एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी को हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, उसे खाता है जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन स्मॉल फिश लार्ज फिश। तो आप देखिए जो फाइटोप्लैंक्टन है वो एल्गी होती है, और यही आपके एक्वेटिक लाइफ के फूड साइकिल में पैरा अमाउंट इम्पोर्ट, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक, यही फूड बनाते हैं। दोनों सेंटेंस सही है। और ये आप इकोसिस्टम जब पढ़ेंगे बच्चों, तो वहां पर पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में बताया गया, वहां पर ये चीज लिखी हुई है। दोनों सेंटेंस सही है। अब देखिए लिखा एनिमल्स लाइक एनिलिड्स। आपको पता है कि सबसे पहले आपका सेल बना, सेलुलर लेवल, उसके बाद आपका टिश्यू लेवल, और उसके बाद ऑर्गन लेवल, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले सेलुलर लेवल आपका पोरीफेरा, टिश्यू सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लेटी हेलमिंथीज है, और एसके हेलमिंथीज से ऑनवर्ड आपका क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये कहना चाहते हैं कि दो से अधिक ऑर्गन आपस में यूनाइट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और एक प्रॉपर फंक्शन करते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें माउथ आएगा, बक्कल कैविटी भी होगी, फेरिंग्स भी होगा, उसोफेगस होगा, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होगा, कोलन होगा, सीकम होगा, रेक्टम होगा। इतनी चीजें मिल करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाती हैं। ठीक, तो ये सेंटेंस मुझे ठीक दिख रहा है। और लिखा ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? जितना कॉम्प्लेक्स हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम उतना लोअर का नहीं है।
बात काकरोच का आप देख लीजिए एलिमेंट्री कैनाल और हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉग का देख लीजिए, हम लोग का देख लीजिए, इन तीनों में अंतर है। तो अलग अलग ग्रुप होंगे तो इवोल्यूशनरी पैटर्न में जो ऊपर नीचे होंगे उनमें स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट अलग अलग होती है, देखिएगा। फोर्थ आंसर। अब देखिए ये डायग्राम मैंने पहचाना तो मुझे क्या दिखा, स्पॉन्जिला। ये डायग्राम मैंने पहचाना तो मुझे क्या दिखा, स्कॉर्पियन। अब देखिए जो 3 पेयर लेग्स होते हैं, 3 पेयर लेग, ये इंसेक्टा का करेक्टर होता है, याद रखिएगा। 3 जोड़ी जो पैर होते हैं वो इंसेक्टा का करेक्टर होता है, लेकिन ज्वाइंटेड अपेंडेज सारे के सारे आर्थ्रोपोड का करेक्टर। ध्यान से देखिए, इसके 4 जोड़ी पैर हैं। ऐसे ही मकड़ी को देखिए, कभी मकड़ी कभी आपके घर में दिख जाला में तो उसमें 4 पेयर लेग्स होते हैं, स्कॉर्पियन में 4 पेयर लेग्स होते हैं। तो 3 पेयर लेग्स जो होते हैं केवल इंसेक्टा करेक्टर है, सारे आर्थ्रोपोडा का नहीं है। ठीक, अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहना चाहते हैं कि क्या आपको सिमेट्री की प्रॉपरली डिफिनीशन पता है। पहला क्या है कि एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू टू। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि ये एसिमेट्रिक होता है। कैसा है ये, एसिमेट्रिक। और एक देखिए इनमें होता है बायलेटरल, तो बॉडी कैन बी डिवाइड टू आइडेंटिकल राइट एंड लेफ्ट हाफ इन ओनली वन प्लेन। बिल्कुल सही है। और मल्टीपल कई सारे प्लेन होते तो रेडियल होता, जैसे कि टीनोफोरा सिडेंटेटा। याद रखिएगा, दोनों सेंटेंस मुझे ठीक दिख रहा है। फोर्थ लिखा इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी एनिमल इन विच डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट टाइप। कुछ नहीं सर, ऐसे एनिमल जिनमें फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगा, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या चीज, इनडायरेक्ट टाइप बोलेंगे। और जिसमें नहीं बनेगा वो डायरेक्ट है। तो इतना तो आपको पता है, लोकस्टा, फेसियोला, एस्कैरिस, फ्रॉग, बेनोग्लासस। और इसमें नहीं होगा, पेट्रोजन लार्वा होता है। इस मच्छर में होता है, मक्खी में भी लार्वा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या आ जाएगा आंसर, सेकेंड। तो ये आपको याद होना चाहिए था किस किस एनिमल में लार्वा है और किस किस फाइलम में लार्वा है। तो आंसर क्या आ गया, 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 2 7, सेकेंड आंसर। अब देखिए फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ ऑल वेस्कुलर प्लांट। नहीं, आपको पता था कि इवोल्यूशन में आपने देखा था फ्लावर, फ्रूट, डबल फर्टिलाइजेशन, ये कैरेक्टर केवल एक्सक्लूसिवली एंजियोस्पर्म के होते हैं। याद रखिएगा, ये कैरेक्टर एक्सक्लूसिवली केवल एंजियोस्पर्म के होते हैं। सारे वेस्कुलर प्लांट में आपका टेडो भी आएगा, जिम्नो भी आएगा, एंजियोम आएगा। ये सेंटेंस गलत है। और आपको पता है कि सीड बियरिंग प्लांट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म होता है। तो जिम्नोस्पर्म में आपका क्या होता है, पेरिकार्प। अब देखिए पेरिकार्प क्या है सर, ये फ्रूट की वॉल है, ठीक, फ्रूट वॉल है। तो जब फ्रूट ही नहीं है जिम्नोस्पर्म में तो फ्रूट वॉल कहाँ से हो जाएगी। तो ये भी सेंटेंस गलत, ऑल सीड बियरिंग नहीं होगा भाई, केवल एंजियोस्पर्म में होता है। दोनों सेंटेंस गलत हैं। फर्स्ट आंसर मैं क्या बोल रहा हूँ, जब फ्रूट नहीं है तो पेरिकार्प कहाँ से होगा, फ्रूट वाली नहीं होगा। दोनों सेंटेंस, क्या आंसर आ गया पहला। लिखा हुआ फॉलोइंग एक्वेटिक प्लांट। आप देखिए मॉडिफिकेशन जहाँ पे दिया है उस टाइम का, तो उसमें लिखा पिस्सिया और इकॉर्निया में आपके ऑफसेट पाए जाते हैं, ठीक। और पिस्सिया इकॉर्निया क्या एक्वेटिक प्लांट है, जैसे कि वेलिस्नेरिया, जैसे कि वाटर हैसिन, जैसे कि वाटर लिली, ठीक है, जैसे कि जोस्टेरा, ये सब के सब एक्वेटिक प्लांट हैं। और गुड़हल, सरसों, जमीनकंद तो आप जानते ही हैं कि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। थर्ड आंसर। अब देखिए कुछ नहीं सर, ये डायग्राम मुझे क्या दिख रहा है सर, मस्क्यूलर टिश्यू का दिख रहा है। और इसकी पहली टाइप आपको क्या दिख रही है सर, स्केलेटल। दूसरी क्या दिख रही है सर, स्मूथ। तीसरी क्या दिख रही है सर, कार्डियक, ठीक। अब देखिए स्केलेटल कैसा है, वॉलंटरी, ये कैसा इनवॉलंटरी, ये कैसा इनवॉलंटरी। अब वॉलंटरी और इनवॉलंटरी क्या है, हमारे ब्रेन का कॉन्शियस माइंड जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिस पर कंट्रोल करता है, मतलब कॉन्शियस माइंड, वो चीज़ वॉलंटरी हो जाती है। और जिस पे नहीं करता वो इनवॉलंटरी होती है। लेकिन ये गलती कभी मत करिएगा कि जो चीज़ हमारी इच्छाओं से शरीर में नहीं चल रही है, क्या उनका ब्रेन, क्या उस पर ब्रेन का कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल है। हमारे सारे विसरल ऑर्गन का मेडुला ऑब्लांगेटा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन और बाकी जितने भी मूवमेंट्स होते हैं ये सब का सब ब्रेन ही कंट्रोल करता है, लेकिन वो हमारी चेतना कॉन्शियस पे नहीं है, ठीक। तो भाई मुझे क्या दिख रहा है, पहला वॉलंटरी है, ठीक है, ये मैचिंग है। फिर देखिए दूसरा क्या इनवॉलंटरी है और उसके बाद फिर इनवॉलंटरी, क्या आंसर आ गया,
सेकेंड वॉलंटरी इनवॉलंटरी इनवॉलंटरी, सेकेंड आंसर। ये आप देख सकते हैं। अब देखिए पहला डायग्राम आपको क्या दिख रहा है सर, ये मुझे एनाफेज फर्स्ट का दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है सर, दूसरा मुझे मेटाफेज फर्स्ट का दिख रहा है। तो एनाफेज फर्स्ट मेनाफेज, तो एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम से सेपरेट होते हैं, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड होती है सेंट्रोमेर से जुड़ी हुई वो नहीं अलग होती। तो एनाफेज वन में क्रोमोसोम सेपरेट होता है, एनाफेज टू में सिस्टर क्रोमेटिड में सेंट्रोमेर स्प्लिट करता है, वो अलग होता है। एनाफेज वन में आपका क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, याद रखिएगा, और एनाफेज टू में क्रोमोसोम का नंबर उतना रहता है। तो पहला सेंटेंस ठीक है। दूसरा लिखा इट बिगिंस द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वाज होल्डिंग टुगेदर अलाउइंग, ये लाइन आपकी एनाफेज टू की है। आप ध्यान से बुक को देखिए, ये एनाफेज टू की है, ठीक है। इसमें एनाफेज टू में क्या होगा, आपके जो ये दो क्रोमोसोम बने हुए ये टूट करके अपने अपने पोल पे अलग अलग हो जाते हैं, याद रखिएगा। ये सेंटेंस गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है, सेकेंड आंसर। ठीक, ये आप देख सकते हैं मेटाफेज एनाफेज वन। Bacteria can be classified into two groups on the basis of difference in the cell envelope and the manner in which they respond to gram staining। कुछ नहीं सर, ग्राम एक साइंटिस्ट है, इन्होंने आपके ग्राम एक स्टेनिंग होती है, ठीक है, उससे इन्होंने बैक्टीरिया को स्टेन किया, तो दोनों में कलर आ गया, लेकिन स्टोन और अल्कोहल से वॉश करने पर जिस बैक्टीरिया में कलर सस्टेन रहा, रिटेन रहा, उसको बोला ग्राम पॉजिटिव, और जिसने अपना कलर छोड़ दिया उसको बोला इन्होंने ग्राम निगेटिव। तो कलर आपसे पूछा जाएगा कि जब ग्राम ने स्टेन किया था तो किस बैक्टीरिया में स्टेन आया था, दोनों में स्टेन आया था, लेकिन जिसमें रिटेन रहा वो ग्राम पॉजिटिव, जिसमें नहीं रहा उसको बोलते ग्राम निगेटिव। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, और ये अंतर उनके सेल इन्वेलप से आता है, उनकी जो आपकी सेल वाल होती है उसमें डिफरेंस की वजह से आता है। अब देखिए आपको बताया गया था कि कुछ आपके प्रोकैरियोट्स में सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, जैसे कि साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड होता ही नहीं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ये किताब में देखिए आपका लिखा हुआ है, ठीक। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। विद द फॉलोइंग नॉट ए सेकेंड मैसेंजर, आपको बताया गया था कि जब आप हार्मोन एक्शन की बात करते हो, हार्मोन एक्शन, तो इसके दो तरीके थे, एक तो वाया सेकेंड मैसेंजर, इस तरह से काम करेगा, ठीक, और एक काम करेगा डायरेक्ट इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से काम करेगा, ठीक है, इंट्रासेलुलर वाया सेकेंड मैसेंजर, और ये होगा साइक्लिक एएमपी कैल्शियम +2 और IP3, और ये तो आपको पता है कि हार्मोन जीनोम कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। तो भाई ये तो आपके हो गए सेकेंड मैसेंजर, ये क्लोराइड आयन नहीं है। इस IP3 का नाम होता है इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा, नाम नोट कर लीजिए। और ये तो आप जानते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक, जैसे कि आपने पढ़ा है FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, वो कोएंजाइम है, ये न्यूक्लियोटाइड है एक प्रकार का। फोर्थ आंसर। अब देखिए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीनियल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैथाइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। आपको मालूम था कि जो ग्लैंड होते हैं उनसे कुछ हार्मोन निकलते हैं, लेकिन जो ग्लैंड होते हैं उनकी अपनी संख्या भी होती है। मैं अगर पीनियल की बात करूं तो इसकी संख्या एक है, मैं एड्रिनल की बात करूं तो एक पेयर किडनी है और दोनों किडनी पे एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो एक पेयर मतलब दो। पैराथायराइड कितना हो गया, चार, और थायराइड कितनी होती है, एक, तो चार दो छः, एक सात एक आठ, इन सभी ग्लैंड को मिला दिया जाए तो हमारे शरीर में इनकी संख्या 8 है भाई, ठीक, 8, थर्ड आंसर, ये आप देख सकते हैं। फिर क्या फॉलोइंग कीजिए पेप्टाइड हार्मोन, ये तो आप जानते हैं PTH, और ये PTH हार्मोन कहाँ से निकलता है सर, पैरा थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, इसका काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना, ठीक है। और कार्टिसोल एल्डोस्टेरॉन ये निकलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और एस्ट्रोजन कहाँ से, ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल से निकलता है, या एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी कह सकते हैं जहाँ से गोनेडोकॉर्टिकॉइड निकलता है, ठीक, सेकेंड आंसर PTH।
आप देखिए विच द फॉलोइंग एक्सटिंक्ट एनिमल, आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, जितने भी डायनासोर्स आपने देखे वो आज नहीं है, दैट इज एक्सटिंक्ट हैं। और जो हमारे पूर्वज है रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल, क्रो मैग्नन, होमो एवेलिस, ये सब के सब एक्सटिंक्ट हैं। तो अगर मैं बोलूँ राम ये भी एक्सटिंक्ट है, ये भी है, और ये तो डायनासोर ही, ये भी एक्सटिंक्ट है, तो ये सब के सब एक्सटिंक्ट एनिमल हैं। याद रखिएगा, इनका सामना अब हम लोग नहीं करते, एक्सटिंक्ट एनिमल हैं। थर्ड आंसर लिखा ऑन विच ऑर्गेनिज्म ह्यूगो डिवरीज, ह्यूगो डिवरीज जो थे डार्विन के बाद आए, और इन्होंने जो डार्विन थोड़ी बहुत कमियां थी उसको बताई। इन्होंने कहा कि नेचर में वेरिएशंस होता है, तो डार्विन से पूछा गया था कि वेरिएशन कहाँ से आता है, ये नहीं बता पाए। तो इस बात को ह्यूगो डिवरीज ने आगे बढ़ाया कि नेचर में समय समय पर सेक्सुअल, समय समय पर एकाएक जीन में चेंज हो जाता है, जिससे पॉपुलेशन में वेरिएशन दिखाई पड़ता है। जो पॉपुलेशन ए की थी उसमें कुछ चेंज हुआ, वो बी बन गई, उसके बी में डीएनए में चेंज हुआ, सी बन गई, सी में डी बन गई, डी से ई बन गया। अब ये जो वेरिएशन दिखता है, जो नेचर को अडाप्ट करता है, सर्वाइव करता है, इवॉल्व करता है, उसकी संख्या बढ़ती है, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट स्पीसीज या नई स्पीसीज बोल देते हैं, याद रखिएगा। तो इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया था, ये तो आपने पता पढ़ा ही होगा, म्यूटेशन थ्योरी दिया था। और इन्होंने टर्म दिया साल्टेशन। ठीक, इन्होंने कहा कि एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में एक बड़ा म्यूटेशन हो जाता है, बड़ा चेंज आता है, सिंगल लार्ज म्यूटेशन। और इन्होंने कहा कि सडन चेंज होता है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिफरेंस होता है। और इन्होंने जिस प्लांट पे काम किया था उसका नाम था ओनोथेरा लैमार्कियाना। क्या नाम था? ओनोथेरा लैमार्की। इसी को आप 7 ओ क्लॉक प्लांट बोलते हो। तो इन्होंने जिस पर काम किया वो क्या था? एक प्लांट था। दैट इज फर्स्ट आंसर। अब लिखा है द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एसिड। आपको पता था कि जब आप माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट पढ़ते हो बच्चों, तो उसमें कहा गया कि एस्टोबैक्टर एसिटाई एस्टिक एसिड देता है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिक एसिड देता है, लैक्टोबैसिलस जो होता है लैक्टिक एसिड देता है, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड देता है। तो जाहिर सी बात है ये सब के सब आपके एसिड देने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर। आप देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में जो उसका आखिरी पन्ना, जो लास्ट लाइन उसमें लिखा है कि साइनोबैक्टीरिया वाइड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक्वेटिक और टेस्ट एनवायरनमेंट में, और ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स तो हैं ही, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, याद रखिएगा। फोर्थ आंसर। और ये पैडी फील्ड में पाए जाते हैं, धान खेत में सिम्बियोटिक रिलेशन में होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका साइनोबैक्टीरिया होता है पैडी फील्ड में, उसका क्या संबंध होता है? दैट इज सिम्बियोटिक म्यूचुअलिज्म में होता है। ठीक है, फोर्थ आंसर। ये आप देख सकते हैं, पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर। अब लेकर सही द करेक्ट ऑप्शन फॉर टॉडी। आपको बताएगा कि नेचुरली फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है, टॉडी होता है, याद रखिएगा। फर्मेंटेड प्रोडक्ट है और ये पाम प्लांट से निकलता है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कहाँ पे है ये? साउथ इंडिया। दैट इज साउथ इंडिया। क्या आंसर आ गया? फोर्थ। उसके बाद लिखा है कि साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, किसी चीज, मान लीजिए कोई चीज, आप कोई भी चीज, चाहे वो शुगर ले लें, मतलब मिठाई ले लें, स्वीट्स ले लें, ये स्वीट्स ले लें, एल्कोहल ले लें, एल्कोहल ले लें, स्वीट्स ले लें, या कोई ड्रग्स ले लें, अगर आप मेंटली इस चीज़ पे डिपेंड हो गए कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए। देखिए, अगर एक होता कि आप किसी पार्टी में गए या कहीं पे गए, तो आपने कोई मिठाई खाई तो वो तो ठीक है, आपने सड़क पे चला, कहीं मन किया तो आपने खा लिया, वो भी ठीक है। लेकिन आपको हर दिन सुबह दोपहर शाम चाहिए चाहिए, अगर किसी दिन नहीं मिला तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए। ये है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। जैसे मान लीजिए किसी ने आपने मिठाई नहीं खाया, तो अगर आप मेंटली उस चीज़ को ले रहे हैं, यार मुझे, मैंने मिठाई नहीं खाई है, मैंने ये नहीं किया, मैं कैसे रहूँगा, तो ये आपका साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, याद रखिएगा। ये साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच यूफोरिया एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबींग एसोसिएटेड, क्या हो जाएगा? एडिक्शन। इसी को आप एडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने दारू पी, कुछ देर आपने कोई शराब पी लिया, ड्रिंक कर लिया, तो कुछ जितने देर नशा रहता है आपको अजीब सा लगता है, अरे यार दुनिया तो सब कुछ वही है, हम ही सब कुछ हैं, हमारे सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो आपको यूफोरिया देता है, याद रखिए। जैसे आप कोई चरस गांजा करिए तो आप अलग नशे में रहेंगे। फर्स्ट आंसर। और जब इसी चीज़ को आप छोड़ते हैं तो आपको होता है विड्रॉल सिंड्रोम, एकाएक जब आप छोड़ते हैं, दारू छोड़ दीजिए, चाय छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन गिवन। आपको मालूम है कि मैं कह रहा हूँ अगर एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा है, तो जो इनके बॉन्ड बॉन्ड बना फॉस्फोएस्टर और इनके बीच बना वो फॉस्फोडाइस्टर, तो मैं कह रहा हूँ देखो जितने होंगे उससे हमेशा एक कम होगा। ये टोटल 3 3 6
3 9 और 3 12 13 है, तो कितने हो जाएंगे, 12 होंगे फॉस्फोडाइस्टर। समझ गए? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एक कम होगा, दैट इज 12। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए फॉस्फोडाइस्टर है, देखिए ये है आपका एक इधर से जुड़ रहा है, एक यहाँ जुड़ रहा है, 2 बॉन्ड, ये आपका फॉस्फोडाइस्टर है। ठीक, इस तरीके से लिखा हुआ है फॉलोइंग इज इनवैलिड कोडॉन। आपको पता था कि जो कोडॉन होता है वो आपका mRNA के लिए होता है, mRNA का सीक्वेंस होता है, और आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, ये तो आपको पता है mRNA। तो AGT कोई कोडॉन नहीं होता, ये इनवैलिड है, क्योंकि यही आपके वैलिड कोडॉन है। मतलब आपको पता है कि AUGC इनसे बनता है कोडॉन, ना कि AGT से बनता है, ये आप देख सकते हैं। लिखा है कि वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लाइकोपिरान हैज बीन प्रेजेंट इन ऑल द सेम। कहते हैं कि आपको पता है कि ये आपकी एक सेल है, बैक्टीरियल सेल, और ये रहा मीडियम में लैक्टोज। ठीक, तो आपसे कहा गया कि लैक्टोज का डाइजेशन कोई बैक्टीरियल सेल तभी करेगी जब वो उसके अंदर इंटर कर जाए, और इंटर करने के लिए परमिलिटी बढ़ाना जरूरी है, जिसके लिए क्या एंजाइम चाहिए था, परमिएज। और ये परमिएज आपके लाइकोपिरान के ZYA जीन से बनती है। समझ गए आप लोग? और बी जीन से आपके बीटा, ZY में जेड से क्या बनता है, बीटा ग्लूटाइडेज। तो डाइजेशन की बात तो आप तब करेंगे जब ये लैक्टोज चला जाए बैक्टीरिया की सेल के अंदर, लेकिन पहले से अगर परमिएज नहीं होगा तो ये इंटर नहीं करेगा, इंटर नहीं करेगा, लाइकोपिरान एक्टिव नहीं होगा, बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये कहना चाहते हैं कि फॉर लैक्टोज डाइजेशन देयर इंटरिंग इन द सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई इंटर करना जरूरी है, और लैक्टोज इज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। और परमिएज बनता कहाँ से है, लाइकोपिरान से। इसीलिए कहा गया कि लाइकोपिरान का थोड़ा एक स्लो लेवल, बहुत कम लेवल, हमेशा कॉन्स्टेंट लगातार बनता रहता है, एक्टिव रहता है, ये कहना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, थर्ड आंसर। फिर लिखा है कि एन ऑर्किड, आपको बताया गया था कि सपोज ये मैंगो का प्लांट है, ये मैंगो प्लांट है, ठीक है, और इस पर ये ऑर्किड मान लीजिए ऐसे ग्रो कर रही है। ये ग्रो कर रही है किस रिलेशन में, कॉमन सेलिज्म में, कॉमन सेलिज्म। ठीक, तो कॉमन सेलिज्म का मतलब प्लस और जीरो। लेकिन कमाल की बात है सर, जो ये प्लस है ये ऑर्किड का होता है। क्यों? ऑर्किड को ग्रो करने के लिए मैंगो की ब्रांच मिल गई, लेकिन मैंगो को इसके बदले ऑर्किड कुछ नहीं देता है। तो ये सही है कि एन ऑर्किड ग्रोइंग एज एन एपीफाइट ऑन ए मैंगो ब्रांच, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉमन सेलिज्म। मैंगो टेक्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम ऑर्किड, ये गलत, कोई न्यूट्रिएंट नहीं लेता है। ए ट्रू है, आर इज फॉल्स है, फर्स्ट आंसर। तो कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है, ये बात सही है, लेकिन जो मैंगो, इससे कोई ब्रांच नहीं था, ऑर्किड ग्रो करता है मैंगो की ब्रांच पर। क्या आंसर आ गया पहला? अब देखिए कुछ नहीं सर, दो प्रकार की ग्रोथ आपको बताए गए थे, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा था लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इसका इसका एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, और एक्सपोनेंशियल का एक्सप्लेन ये लिखा है। तो आर क्या है सर? आर है बी माइनस डी, और बी क्या है, बर्थ रेट पर कैपिटा, और डी क्या है, डेथ रेट पर कैपिटा। याद रखिए, डेथ रेट बर्थ रेट नहीं है, मैं कह रहा हूं ये बर्थ रेट है पर कैपिटा, और डेथ रेट है पर कैपिटा, फर्स्ट आंसर। देखिए साइनोवियल जॉइंट आपको पता है, हमारे शरीर में जहां जहां ज्यादा चीजें मूव कर रही हैं वो साइनोवियल जॉइंट है। जैसे देखिए ये चीज है, जैसे देखिए ये चीज है, जैसे ये चीज है, ठीक है। और जहां जहां थोड़ा थोड़ा कम मूव करते, रीढ़ की हड्डी देखिए हल्का फुल्का मूव, वो कार्टिलेज है। और जहाँ कोई मूवमेंट नहीं, जैसे सर के खोपड़ी, तो यहाँ क्या सुचर के फॉर्म में फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजनस ज्वाइंट, और बाकी चीजें जो देखिए मैं इसको घूम रहा हूँ, ये सबके सब साइनोवियल ज्वाइंट है, याद रखिएगा। तो एटलस एक्सिस के बीच में होता है पैवट ज्वाइंट। ठीक, बिटवीन कार्पल्स होता है सैडल ज्वाइंट, ठीक है, और बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल के बीच होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और वर्टिब्री में क्या होता है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, जो कि लिमिटेड मूवमेंट बताता है। तो ए बी सी यही आपके सही हैं। तो पैवेट, सैडल और ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होते हैं, ये आपकी चीजें होती है, याद रखिएगा। क्या आंसर? ए बी सी, फर्स्ट आंसर। अब देखिए लिखा है बाल एंड सेकंड ज्वाइंट। अब देखिए सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल मेटाकार्पल, और देखिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल, सही है। ठीक, विद द फॉलोइंग फैक्टर का लेफ्ट फिट। अब इस चीज को सीखिए, मैं कह रहा हूँ ये आपका डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ है, और ये रहा सेचुरेशन पॉइंट, ठीक, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ये P50।
जितने फैक्टर, इस चीज को सीख लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक, और ये रहा आपका राइट शिफ्ट, ठीक, ये ऐसे बना हुआ है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करने वाले फैक्टर ये करेंगे राइट शिफ्ट, और एसोसिएट बनाने वाले ये करेंगे लेफ्ट शिफ्ट, ठीक। और जस्ट इसका अपोजिट, तो आपको पता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने वाले कौन कौन से फैक्टर आपने पढ़ा था। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई लो पर CO2, H+ कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, pH हाई होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक। इतनी बात कही गई है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप केवल एक का याद कर लो, बाकी आपको याद रहेगा। जैसे आपने याद कर लिया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन को एसोसिएट करने, जो बनाने वाले, एसोसिएशन के लिए फेवर करने वाले, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो पर CO2, H+ कंसेंट कम, pH ज़्यादा, ठीक है, और लो टर्म, इतनी चीज़ें ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को फेवर करेंगी। तो ये करेंगे लेफ्ट शिफ्ट, और जस्ट इसका अपोजिट होगा तो राइट शिफ्ट, ठीक। और या ऐसे कहें कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को डिसोसिएट करने वाले ये सारे फैक्टर हैं, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन को एसोसिएट करने वाले ये फैक्टर होंगे डिसोसिएट कर, जस्ट अपोजिट चलता है। तो आप केवल एक का याद कर लो। तो मैंने क्या सीखा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने वाले, फेवर करने वाले, एसोसिएट करने वाले फैक्टर लेफ्ट शिफ्ट, और डिसोसिएट करने वाले राइट शिफ्ट। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसमें लिखा है कौन सा करेगा लेफ्ट शिफ्ट, तो सर हाई pH करेगा, लो टर्म करेगा, हाई pH करेगा, ग्रेटर H+ नहीं करेगा सर। यहाँ क्या होना चाहिए, लेसर होना चाहिए। तो ABC, एक का आप याद कर लिए, दूसरा आपको याद रहेगा। अब देखिए से द कट फॉर प्लास्टिड एक प्रकार का क्या है सर, सेल ऑर्गेनेल है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक। और इसकी 3 प्रकार आपकी किताब बताई गई थी। पहला आपका क्या लिखा था सर, क्लोरोप्लास्ट लिखा था। दूसरा क्या लिखा सर, क्रोमोप्लास्ट लिखा है। तीसरा क्या लिखा सर, ल्यूकोप्लास्ट लिखा है, ठीक। ये आपके क्लोरोफिल रखने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। और क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, जेंथोफिल कैरोटिनॉइड्स तो पिगमेंट रखने वाले हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो थे कलरलेस होते हैं, ये फूड को स्टोरेज करने वाले होते हैं। तो प्लास्टिड प्लांट का कैरेक्टर है, सही है। क्रोमोप्लास्ट में न्यूट्रिएंट्स नहीं, गलत लिखा है सर, और ये भी गलत है। ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। पिगमेंट स्टोरिंग प्लास्टिड जो है वो क्रोमोप्लास्ट है, और फूड स्टोर प्लास्टिड क्या है, वो ल्यूकोप्लास्ट है। दैट इज फर्स्ट आंसर, ये आप देख सकते हैं। लिखा है कि कॉन्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन, बिल्कुल सही है। फूड वैक्यूल फाउंड बाय इनकल फूड, ये भी ठीक है। और वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड साइटोप्लाज्म, और इसके मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। ये तो आपने पढ़ा ही था। क्या आंसर आ गया, फोर्थ, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए एनिमल सेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम, नहीं सर, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। दो आपके नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एक राइबोसोम, एक सेंट्रोसोम। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज एंड शेप, ये आपकी किताब में लिखा ही है। भाई आरबीसी की साइज अलग है, एथ्रोसाइट आरबीसी की साइज अलग है, माइकोप्लाज्मा की अलग है, बैक्टीरिया की अलग है, टिपिकल बैक्टीरिया की, ठीक है। इसके अलावा एग ऑफ ऑस्टिस की भी अलग है। अब देखिए लार्जेस्ट आइसोसिंगल सेल आपका एग ऑफ ऑस्टिस होता है, याद रखिएगा। क्या आंसर आ गया, सेकेंड। अब देखिए द प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाई इनलार्जमेंट विच इन टर्न रिक्वायर वाटर। आपको पता है कि जब एक सेल होती है, इसमें जब पानी आता है तो टर्गर प्रेशर बढ़ने से ये थोड़ा सा फूलता है, ठीक। और इसी से ये एक्सटेंड होता है, जिससे ग्रोथ होती है। ये बात सही लिखी है। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ, कुछ नहीं सर, ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, मेटाबॉलिज्म चलेगा, ठीक है, जिससे एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी ही सारे प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी सेंटेंस है, ये फोर्थ। आप देखिए एडीएच कैन आल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय कॉन्स्टिट्यूटिव इफेक्ट, हाँ
सही है। जितने भी हार्मोन जीएफआर को बढ़ाने वाले होते हैं वो सब के सब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले होते हैं और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्टिट करते हैं, याद रखिएगा। और एएनएफ वैसोडाइलेशन करता है, डिक्रीज, ठीक है। एनालिसिस ऑफ हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, बिल्कुल आपको पता, कीटोन्यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। इन चीज़ों की जानकारी आप यूरिन से ही टेस्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ आंसर। आप देखिए, विच इज नॉट ए स्टेप ऑफ पीसीआर। पीसीआर आपको पता था, किसी क्राइम सीन पे कम डीएनए मिला तो आप चाहते हैं इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन, तो आप इसका इन विट्रो सिंथेसिस करते थे, ठीक है, और मल्टीपल कॉपी बना सकते थे इस जीन की, इस डीएनए की, ये आपको बताया गया था। मल्टीपल कॉपी, इसके 3 स्टेप थे: डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन। सबसे हाई टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन होता है जिसमें दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं। उसके बाद आरएनए प्राइमर जुड़ता था अनिलिंग में, और उसके बाद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट और डीएनए टैग पॉलीमर इस्तेमाल होकर एक्सटेंशन स्टेप में 30 साइकिल में 1 बिलियन से ज़्यादा कॉपी बन जाती थी। लेकिन सर रीजनरेशन जैसा टर्म यहाँ पे नहीं था, तो यही इसका स्टेप नहीं है। 1 2 3 ही सही है भाई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, विच इज नॉट यूज फॉर ट्रांसफर डिजायर डीएनए ये सुटेबल होस्ट। आपको पता है कि जो वेक्टर होगा, वेक्टर वही किसी एलियन डीएनए को ले करके, रिकमेंड हो करके आपके होस्ट में लेके जाएगा। तो भाई एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर है, रेट्रोवायरस वेक्टर है, बैक्टीरियोफेज वेक्टर है, प्लाज्मिड भी आपका वेक्टर है। तो ये सब के सब डिजायर्ड डीएनए को सुटेबल होस्ट में पहुंचाने के लिए होते हैं। कुछ नहीं सर, इको आर फर्स्ट तो आप जानते हैं, 5-3 GAATTC और GATTC। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इको आर फर्स्ट है, इसका जो कटिंग प्लेस है वो G और A के बीच में होता है और दोनों स्टैंड में होता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आंसर ये आप देख सकते हैं। लिखा कि एनी फूड, अब देखिए जो फूड भगवान ने नेचुरली हमें दिया, हमारे खेतों में, पेड़ों पर डेवलप हुआ, उसमें किसी प्रकार का चेंज करें, धुल करके, काट करके, उसको पैक करके कुछ प्रिजर्वेटिव डाल दें, कलर मिला दें या कुछ चेंज कर दें, वो सब के सब प्रोसेस्ड फूड के नाम से जाने जाते हैं। और जब आप बायोटेक 2 जो एप्लीकेशन का चैप्टर है, पहला पन्ना आप पढ़ेंगे तो बायोटेक के एप्लीकेशन में वेस्ट आपका ट्रीटमेंट है और प्रोसेस फूड भी है, दैट इज ये प्रोसेस फूड है, याद रखिएगा। सेकेंड आंसर, मतलब फ्लेवर प्रिजर्वेटिव, जितनी मार्केट में अचार हैं, जैम है, जेली है, ठीक है, और कई भी चीज़ें, जितने प्रोडक्ट आप देखते हैं पैक्ड फूड आते हैं, ठीक है, वो सब के सब प्रोसेस फूड होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ जीएमओ, कहते हैं कि सपोज कोई एक जीव है जिसका अपना एक डीएनए था, इस डीएनए में अगर आपने कुछ भी चेंज करके कुछ अपना नया लगा दिया तो इसी को आप बोलोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर ए पार्टिकुलर पर्पज, यील्ड बढ़ाने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस करने के लिए, किसी पार्टिकुलर कोड को पाने के। जीएमओ, ये बीटी कॉर्न, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में ये बायो फोर्टिफाइड था जिसमें आपने विटामिन ई का कंटेंट बढ़ाया था। और ये दोनों क्या थे सर, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट थे। तो ये फोर्थ आंसर है। तो प्यारे बच्चों, सेशन हमारा यहीं से खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले पेपर में, अगले पेपर के डिस्कशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।